हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अगर आपको आवाज नहीं आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, लेट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का बैच। इससे पहले एक क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले तो हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। नाउ, आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें 4 पेपर पढ़ने हैं, जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। 4 पेपर थ्योरी और फिर 4 पेपर थ्योरी और फिर 2 पेपर आपने पढ़ा प्रैक्टिकल का। सिमिलरली उसी तरह से इस सेशन में भी, यानी कि लगभग आपको फर्स्ट सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर तक पैटर्न एक ही जैसा है। जैसे कि स्टार्टिंग के 4 ठो थ्योरी पेपर और फिर 2 प्रैक्टिकल पेपर, जैसे नेक्स्ट सेम में भी जाओगे अप टू 5th सेम तक। तो अभी आपके पेपर कौन कौन से हैं सेकेंड सेम में? पहला पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें आप लोग पढ़ोगे सेट थ्योरी के बारे में और भी चीज़ें हैं, पीओ सेट, ग्राफ्स। तो सेट थ्योरी वाला चीज़ तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लाइक फंक्शंस, रिलेशंस, सेट थ्योरी, ये सब आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद के कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे पीओ सेट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, लैटिस हो गए, वो सब कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे। उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब ये पेपर स्टार्ट करेंगे तब। नाउ, नेक्स्ट पेपर है सेकंड आपका 202, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको पढ़ना है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, कि इंटरनली कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं या जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो काम कैसे करते हैं, किस तरह से अरेंज होता है, उनमें नंबर्स कैसे यूज होते हैं, उनके सर्किट्स कैसे बनते हैं, उनके बारे में इस पेपर में आप पढ़ोगे। तो अभी आज से हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे और आने वाले अगले एक लगभग 5 या 10 दिनों के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर 2 पेपर एक साथ करेंगे। तो हम लोग फिर डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी भी स्टार्ट कर देंगे, यानी एक क्लास में कंप्यूटर आर्किटेक्चर चलेगा और दूसरे क्लास में डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, ये दोनों ही पेपर एक साथ चलेंगे। नाउ, तो तीसरा पेपर है आपका। तो फिर पहले जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर शुरू करेंगे तो उसके बारे में आगे देखते हैं। थर्ड पेपर है आपका डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। देखो, जनरली ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सही मायने में ये कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही है सी, जो आपने पहले से पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी का ये एप्लीकेशन है, मतलब उन्हीं चीज़ों का यूज करके आपको नए तरीके से कोडिंग करने हैं। उन्हीं चीज़ों का यूज करके आपको नए तरीके से कोडिंग करने हैं। जैसे आपको इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, मतलब नया कुछ सिंटेक्स नहीं देखना है। नया आपको जैसे होता है ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें नया होता है, लूप है, इफ एल्स है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने जो पढ़ा है पहले से सी में, वही सब यूज होगा। बस सिर्फ आप इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखोगे कि डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा को कैसे एक्सेस किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो इससे पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपका सी का रिवीजन होना जरूरी है, इसलिए आप ट्राई करो कि सी का रिवीजन कर लो। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट फिलहाल एरे का रिवीजन आपका हो जाना चाहिए जब तक हम लोग इसको शुरू करेंगे उसके पहले। अब वैसे तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा एरे का भी, फंक्शन का, पॉइंटर का और स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये तीनों आप लोगों को, ये चारों का ही जरूरत हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर में पड़ेगा, जो ऑलरेडी आप लोगों ने सी में पढ़ा है। नाउ, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पेपर को तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन जैसा, थोड़ा सा रिवीजन जैसा एरे का भी, फंक्शन का भी, पॉइंटर का भी और स्ट्रक्चर का भी करेंगे 3-4 क्लासेस में स्टार्टिंग के, और फिर उसके बाद एक्चुअल डीएस शुरू होगा। एनीवे, नेक्स्ट पेपर है 204, दैट इज सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पेपर है।
इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, अभी आपके हिसाब से आप ये समझो कि सिस्टम मीन्स सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें बनाना है तो उसके लिए एनालिसिस कैसे करते हैं और फिर उनको कैसे बनाते हैं, इनके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन सब के बारे में आप इस पेपर में पढ़ोगे। तो जब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आपका सेकंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे के लिए भी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम अगर कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो गया या और भी कोई एग्जाम्स होते हैं तो उनमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो या उसमें जाते हो तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और आगे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना भी है तो उसमें भी इनका यूज लगेगा। नाउ अब जो दो प्रैक्टिकल के पेपर है, तो एक तो लैब ऑन एमएस ऑफिस है और एक आपका डीएस का प्रैक्टिकल है 206। तो इसे जैसे अभी जब डीएस पढ़ेंगे तो उसके साथ ही कुछ प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो वो तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा। और एमएस ऑफिस के लैब में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे एमएस वर्ड करना है आपको, एमएस एक्सेल करना है और एमएस पावर पॉइंट करना है। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत करना है, तो देखेंगे अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इन चीज़ों को भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक, अपने पेपर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से। नाउ तो अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस देखा होगा, होप सो सिलेबस आपके पास होंगे ही, तो उसमें आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर को 5 यूनिट में बांटा गया है। आपके सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के हिसाब से इसे 5 यूनिट में बांटा गया है। सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में, इसके लिए कौन कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, कंप्यूटर इंटरनली जोड़ घटाव कैसे करता है, उनके कौन से डिवाइसेस इसके लिए यूज होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट है हमारा बुलियन अलजेब्रा डिजिटल लॉजिक गेट्स। इसमें हम लोग वो गेट्स वगैरह के बारे में आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, लगभग 7 तरह के गेट होते हैं वो। फिर बुलियन अलजेब्रा के बारे में, फिर और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं सर्किट बनाने के, के मैप है इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। खासकर सर्किट्स वगैरह बनाना, सर्किट कैसे डिजाइन किया जाता है, सर्किट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, कंप्यूटर के इंटरनल सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा थर्ड यूनिट, सिक्वेंशियल लॉजिक, फ्लिप फ्लॉप। तो ये है देखो जनरली जो लॉजिक होता है हमारा दो तरह का होता है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, एक सिक्वेंशियल लॉजिक। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। तो थर्ड यूनिट में हम लोग सिक्वेंशियल लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेन टॉपिक है हमारा फ्लिप फ्लॉप, और भी बहुत सारे चीजें हैं जैसे रजिस्टर हैं, काउंटर हैं, उनके टाइप्स हैं, वो इंटरनली कैसे वर्क करता है उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद के यूनिट है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसमें आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस कैसे काम करता है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है, लाइक सिंक्रोनस टाइप से ट्रांसफर होता है, एसिंक्रोनस टाइप से ट्रांसफर होता है, उनमें कौन कौन सा मेथड यूज होता है, उन सब के बारे में हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। और 5वां यूनिट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे या स्टोरेज के बारे में, कि कंप्यूटर में कौन कौन सा स्टोरेज यूज होता है, किस तरीके से वो स्टोरेज काम करता है। तो ये कंप्लीट हमारा ओवरऑल सेकंड यूनिट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर का सिलेबस है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, 1 बाई 1 सिलेबस वाइज ही पढ़ेंगे, और फिर जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा तो फिर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। नाउ होप सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है।
आई थिंक ये चीजें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, आप जान रहे हो। एनीवे आप लोगों ने सिलेबस देखा ही होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फर्स्ट यूनिट, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कल से थोड़े टाइम से बढ़ाया जाएगा, कल से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाएगा। नहीं, आज आज स्टार्टिंग है इसलिए आज इसका बस इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं। एनीवे नाउ सबसे पहला यूनिट है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले आप ये समझो कि डेटा होता क्या है, एक्चुअली में डेटा क्या है। तो जितना भी चीज आप सुनते हो, जो भी वर्ड हो गए, जो भी नेम हो गए, जो भी नंबर्स हो गए, कलर हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जनरली डेटा क्या है? डेटा एक तरह का सिंबल है। डेटा क्या है? एक तरह का सिंबल है। जैसे देखो, सिंपली अगर हमने कहीं पे लिखा ये 1, तो ये क्या है? एक तरह का सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगर हम 2 लिखते हैं तो ये क्या है? ये भी एक तरह का सिंबल है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ए लिखते हो, ये भी क्या है? एक सिंबल है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेटा क्या होता है? एक तरह का सिंबल होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आइदर पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी चीज को, मतलब डेटा क्या है? एक सिंबल है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ डेटा क्या हो सकता है? आपका नाम डेटा हो सकता है, एक नंबर, कोई भी नंबर ले लो, आपका रोल नंबर हो गया, एज हो गया, वो भी डेटा हो सकता है। कलर हम लोग कहते हैं, किसी फोटोग्राफ में कोई फोटोग्राफ होता है उसके कलर्स। एक्चुअली फोटो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। कोई भी इमेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। उस कलर को ही हम लोग सही कर देते हैं ना, कलर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमें इमेज बन के दिखता है। या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या म्यूजिकल कंपोजिशन होता है, उसमें म्यूजिकल नोट्स होते हैं, वो भी एक तरह का डेटा है। तो सिंपली यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप अपने नाम को स्टोर कराओगे या नंबर को स्टोर कराओगे, ये जितने भी चीजें हैं, आपके नाम हो गए, नंबर हो गए, कलर्स हो गए किसी इमेज के, या म्यूजिकल नोट्स हो गए, इन सबको हम कंप्यूटर में नंबर के फॉर्म में ही स्टोर कराते हैं। कैसे स्टोर कराते हैं वो सब देखेंगे आगे। तो इन सब चीजों को हम लोग डेटा कहते हैं। नाउ तो ये तो हो गया सिंपली हमारा डेटा के बारे में। अब देखते हैं हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? तो डेटा रिप्रेजेंटेशन सिंपली मतलब है कि आप, जैसे डेटा तो आपने समझ लिया, तो डेटा को कैसे स्टोर करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे और कैसे ट्रांसमिट करोगे, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। जनरली आप, अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उसको क्या करते हो? डेटा को स्टोर करते हो, या उसमें किसी तरह का प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग करते हो, या फिर वो डेटा किसी और को देना है, किसी और के पास भेजना है तो हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली डेटा रिप्रेजेंटेशन वही है कि डेटा को आप कैसे स्टोर करते हो, डेटा को आप कैसे प्रोसेस करते हो, और डेटा को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो। दिस इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब डेटा को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जब स्टोरेज मीडिया पे किस तरह से रख रहे हो, डेटा में कुछ प्रोसेसिंग करना है तो किस तरह से कर रहे हो, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो आप कैसे कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। मीन्स रेफर्स टू द फॉर्म इन विच, रेफर्स टू द फॉर्म, किस फॉर्म में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, किस तरीके से या किस फॉर्म में, किस तरीके से आप उनका प्रोसेस कर रहे हो, किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हो। अब डिवाइसेस, जैसे जो भी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं, सच एज स्मार्टफोन, जैसे आपका फोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, आईपॉड्स हो गए या कंप्यूटर हो गए, तो ये सब जो डेटा को स्टोर करता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। हम लोग कहते हैं ना कि डाटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है।
डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कंप्यूटर में या फिर स्मार्टफोन में या आईपॉड्स में या मोबाइल वगैरह में जो भी है, इन जहां भी डिजिटल डेटा स्टोर होता है, आजकल तो टेलीविजन वगैरह में भी डिजिटल डेटा स्टोर होता है, तो जहां भी डिजिटल डेटा जहां भी हम लोग कहते हैं कि डिजिटल डेटा स्टोर होता है, वो डेटा किस चीज पे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, तो उसके लिए उसमें इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं और उन्हीं सर्किट पे डेटा स्टोर होता है, उन्हीं सर्किट के द्वारा डेटा प्रोसेस्ड होता है और उन्हीं सर्किट के द्वारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। और ये सारे सर्किट किस चीज से बने होते हैं, तो गेट से। ऑलरेडी आप लोगों ने फिजिक्स में हो सकता है गेट के बारे में पढ़ा होगा, एंड और नॉट गेट। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, जितने भी जहां पे डिजिटल डेटा प्रोसेस किया जाता है या डिजिटल डेटा स्टोर किया जाता है, उन सब के अंदर गेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। गेट को बेसिकली हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गेट से ही मिलके बना है। आगे जब हम लोग गेट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि गेट क्या होता है और गेट से किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं और कैसे आपका सर्किट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तो अभी है सिंपली डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में नाउ, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाला बात है कि आखिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं या जिसे हम लोग कह रहे हैं डिजिटल डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो डिजिटल डेटा ही क्यों स्टोर करता है, क्यों नहीं 1 2 3 जो नॉर्मल हम लोग का एनालॉग डेटा होता है। हम लोग देखो, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सारे क्या है, एनालॉग डेटा है। डेटा दो ही तरह का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, वो सब एनालॉग डेटा है। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर या आपका स्मार्टफोन, आईपॉड, इवन नए वाले टेलीविजन वगैरह, ये सब जो डेटा यूज करता है वो सब डिजिटल डेटा होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है, या फिर वो डिजिटल डेटा ही क्यों स्टोर करता है, डेटा को डिजिटल फॉर्म में क्यों स्टोर करता है, एनालॉग फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर करता है। ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे रीजंस देखते हैं। अच्छा चलो, एक रीजंस देखने से पहले ना हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। एक चीज बताओ, जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, वो नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं ना कि दो ही चीज समझता है, क्या, 0 और 1। ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा कि कंप्यूटर बस दो ही चीज समझता है, 0 और 1। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं समझता है। ये क्यों नहीं समझता है तीसरा कुछ? अगर हम कह रहे हैं कि जिस जगह पे हम 0 लिख सकते हैं, जिस जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो वहां पे हम 2 क्यों नहीं लिख सकते? इसके क्या रीजन है कि हम 2 नहीं लिख सकते हैं? देखो, इसलिए कि सिंपली ये कहने की बात है कि डेटा 0 और 1 समझता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को भी नहीं समझता है। सिंपल बात यह है कि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को भी नहीं समझता है। ठीक है, तो फिर कंप्यूटर समझता क्या है? कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पल्स समझता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। और ये इलेक्ट्रॉनिक पल्स कैसे काम करता है? तो आइदर ये ऑन होता है या ऑफ होता है। कंप्यूटर जो भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स समझता है, वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स दो ही तरह से काम करता है, मीन्स आइदर वो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। यानी कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, या तो ऑन या ऑफ। नाउ, अब सिर्फ दो ही चीज चूंकि समझता है, तो इसमें हम लोग ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से और ऑन को डिनोट करते हैं 1 से, फॉर सिंपल कैलकुलेशन। मतलब आगे चल के चूंकि हम लोग को इस पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे बहुत सारे कैलकुलेशंस वगैरह करने होते हैं, तो अगर आप ऑन और ऑफ लिखो तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग ऑन ऑफ न यूज करके 1 0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि हम लोग 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि डेटा हमारा 0 1 समझता है। बट आइडियली कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस 1 0 भी नहीं समझता है,
वो सिर्फ एक ही चीज समझता है, वो सिर्फ एक ही चीज समझता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। ठीक है। नाउ अब रीजन क्या है इसको समझने का? तो देखो अगर आप जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग जो भी बातचीत करते हैं या जो भी चीज यूज करते हैं उसे जनरली हम लोग कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं या हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज। तो अब यहां से सोचो कि एक्चुअली में कोई भी डिवाइस, वैसे डिवाइस को डेवलप करना जो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है। इसलिए कि आज के समय में भी हम लोग जो रोबोट्स वगैरह बनाते हैं, क्या वो 100% आपकी बात को समझता है? 100% तो सक्सेस नहीं होता है। या फिर गूगल पे देखो, हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, कभी 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 सही भी हो जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि 100% सही ही होगा। यानी नेचुरल लैंग्वेजेस की कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, बहुत ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कोई वैसा डिवाइस बनाना जो कंप्लीट आपके नेचुरल लैंग्वेज को समझे, ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा इजी है, ऐसा आसान है कि आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करो जो दो ही चीज समझता हो, ऑन एंड ऑफ लॉजिक। इसलिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज पास होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है, वोल्टेज होता है। जस्ट आप समझो सिंपली केबल के जैसा, आपके घर में वायरिंग होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो या तो उस वायरिंग में, उस केबल में या तो करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। स्टेट दो ही हो सकते हैं, या तो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपने करंट दिया तो करंट जा रहा है, अगर आपने करंट ऑफ कर दिया तो करंट फ्लो बंद हो गया। तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी उसी तरह से काम करता है, या तो उसमें पल्स है, इलेक्ट्रिकल पल्स है, या फिर नहीं है। यानी दो ही कॉन्सेप्ट हो सकता है, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिकल पल्स या इलेक्ट्रॉनिक पल्स है तो उसे हम लोग ऑन कहेंगे और उसे 1 से रिप्रेजेंट कहेंगे, और अगर वहां पे पल्स नहीं है तो उसे हम ऑफ कहेंगे या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ डेटा। इस तरह से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि डेटा हमारा बाइनरी सिस्टम फॉर्मेट को यूज करता है, क्योंकि बाइनरी में भी 0 और 1 ही होते हैं। तो ऐसे, और जब डाटा को हम लोग प्रूव भी कर लिए कि 0 1 के केस में ही स्टोर होता है, तो इस हिसाब से डेटा हमारा बाइनरी सिस्टम फॉर्मेट को फॉलो करता है। नाउ अब चूंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो ऑन ऑफ पे काम करता है, और हम ऑन ऑफ के लैंग्वेज से ही डेटा लिख रहे हैं, तो इस तरह के डिवाइस बनाना बहुत आसान है। इसलिए आप आसानी से कोई भी सर्किट बन जाता है हमारा। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, एक और बेनिफिट है, एक और अदर रीजंस है बाइनरी को यूज करने का, कि जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, जो डिजिटल डिवाइसेस में यूज होते हैं, आर मोर रिलायबल, ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। देखो, ज्यादा भरोसेमंद क्यों होते हैं? जैसे आप अगर कोई वर्ड हमको बोलते हो, आपकी जो लैंग्वेज हमारे पास आ रही है या मेरी बात आपके पास जा रहा है, तो इस वर्ड में हो सकता है कोई वर्ड मैंने कुछ और बोला, आप तक पहुंचते पहुंचते उसमें थोड़ा बहुत उस समय कोई आवाज आ जाए या कोई बात कर दे, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो जाए, किसी तरह का नॉइज हो जाए, आप उस बात को किसी दूसरे हिसाब से सुन लो, थोड़ा सा अलग इंटरप्रेट कर लो, ऐसा हो सकता है। चूंकि हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, बहुत अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड्स बोले जाएंगे तो उनमें गलती होने का संभावना ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम दो ही वर्ड बोलेंगे, आइदर 0 या 1, आइदर 0 या 1, हम इस दो से अलावा तीसरा कुछ नहीं बोलेंगे, तीसरा कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो इसमें गलती होने की संभावना कम है। क्योंकि या तो आपके पास 0 सुनाई देगा या 1 सुनाई देगा, नहीं, या तो आप कम्युनिकेट जब होगा तो आपके पास 0 जाएगा या 1 जाएगा। तो इसमें गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी डिजिटल डेटा होता है हमारा, वो ज्यादा रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, एंड यूजेज लेस एनर्जी। चूंकि वो छोटा होता है
तो एनर्जी भी कम से कम यूज करता है, कम एनर्जी यूज करके आपका काम कर देता है एनालॉग डिवाइसेस की तुलना में। जो भी हमारे एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में हमारा जो डिजिटल डिवाइस है बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, छोटा होता है और बहुत कम एनर्जी को यूज करता है। तो इस तरह से ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, नाउ आज का क्लास इतना ही। चूंकि आज पहला क्लास है तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग शुरू करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिक कोड्स के बारे में। अलग अलग तरह के बहुत सारे न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, बीसीडी, ईबीसीडी, आस्की, एक्सटेंडेड आस्की, यूनिकोड, फिर कुछ डेटा टाइप्स यूज होते हैं, बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से फिर नंबर सिस्टम वगैरह ये करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।